Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 23rd of March 2020. तो 23 मार्च 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. Before we start, those who want to join the TEMS portal, they can join us by the links given in the description comment section below. जिनको करंट अफेयर्स के PDF चाहिए, फरवरी तक का PDF पूरा अपलोडेड है, तो आप ले सकते हैं फ्रॉम द कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन सेक्शन. लिंक दी है, वहाँ से आप जाके ले सकते हैं. एंड जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. लिंक नीचे आपको मिल जाएगी. सो दीज आर द थिंग्स. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट. आज के जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है नेशनल इनकम डज नॉट इंक्लूड. इनमें से कौन सी चीज़ नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करती? ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज इनकम फ्रॉम द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दूसरा है पेमेंट बाय द हाउस होल्ड टू फर्म्स फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, थर्ड है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, या फोर्थ है अर्निंग ऑफ शेयर होल्डर्स फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स. तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड की जाती? Now second is Kudiyattam. Kudiyattam, a Sanskrit theatre form performed in the state of. Kudiyattam इनमें से कौन से स्टेट में परफॉर्म किया जाता है? ऑप्शंस आर, ए कर्नाटका, बी केरला, सी तमिलनाडु, या डी आंध्र प्रदेश. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज कलबेलिया इज परफॉर्म्ड इन. कलबेलिया में से कहाँ परफॉर्म किया जाता है? ऑप्शंस आर, ए राजस्थान, बी पंजाब, सी कर्नाटका, डी महाराष्ट्र. तो कलबेलिया कहाँ परफॉर्म किया जाता है? फोर्थ क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको पता करना है, इसलिए ऑप्शंस भी नहीं दिए मैंने. जोरवे कल्चर के बारे में. जोरवे कल्चर कौन सा स्टेट का कल्चर है? चलो मैं ये बता दूंगा कौन सा स्टेट का, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है ना. फिफ्थ क्वेश्चन इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी. इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? ओके, एंड ऑप्शंस आर, ए टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, बी टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, सी टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, डी टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस. तीन में से बताना है. देन सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म got revitalized as a result of the fusion of Mughal influence with the Indian culture. मुगल और इंडियन कल्चर का जो कॉन्फ्लुएंस था, उससे कौन सा डांस फॉर्म निकला? ऑप्शंस आर, ए कथक, बी कुचिपुड़ी, सी मणिपुरी, या डी ओडिसी. ज़्यादा क्वेश्चंस देने का मतलब ये था कि थोड़ा आर्ट एंड कल्चर का जो रिवाइज करने का सेक्शन था, कि थोड़ा थोड़ा कुछ क्वेश्चंस आपके रिवाइज हो जाएंगे इससे, ठीक है ना. तो वो चीज़ रहेगी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़ एनालिसिस. फैक्चुअल न्यूज़ एनालिसिस जो है, फैक्चुअल न्यूज़ आइटम्स हैं, वो देख लेते हैं. पहली फैक्चुअल न्यूज़ है वर्ल्ड सिटीज़ समिट. व्हाट इज दिस वर्ल्ड सिटीज़ समिट? तो अभी रिसेंटली ये पोस्टपोन कर दी गई है बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस. कोरोना वायरस के कारण वर्ल्ड सिटीज़ समिट जो था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है. तो ये वर्ल्ड सिटीज़ जो समिट है कहाँ होने वाला था? कि सिंगापुर में होने वाला था फ्रॉम जून 2021. ओके, होने वाला था अभी मार्च में, लेकिन अब ये जून 2021 में होगा. ओके, तो जून 2021 में, ठीक है ना. तो ये याद रखें कि वर्ल्ड सिटीज़ जो समिट था वो अभी होने वाला था, लेकिन फिर अब ये पोस्टपोन कर दिया गया है टू जून 2021 के लिए, ठीक है ना. एंड दिस समिट इज़ एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दैट ब्रिंग्स टुगेदर पॉलिसी मेकर्स टू आइडेंटिफाई इनोवेटिव सोल्यूशंस टू सिटीज़ दैट आर फेसिंग चैलेंजेस. ऐसी सिटीज़ जो चैलेंजेस फेस कर रही हैं, उनके लिए कुछ इनोवेटिव सोल्यूशंस निकालने के लिए बेसिकली ये समिट किया जाता है. वर्ल्ड सिटीज़ समिट इस बार सिंगापुर में होना था. पहली बार आई थिंक 2008 में हुआ था, जब सिंगापुर में हुआ था 2008 में हुआ था. ओके, पहली बार 2008 में हुआ था, ठीक है ना. और इसके अलावा इसका जो थीम था इस बार का, वो होने वाला था लिवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज अडॉप्टिंग टू अ डिसरप्टेड वर्ल्ड. अडैप्टिंग टू अ डिसरप्टेड वर्ल्ड. ओके, तो लिवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज अडैप्टिंग टू अ डिसरप्टेड वर्ल्ड, ये इसकी थीम थी. सेकेंड जो न्यूज़ है वो है रेज 20. रेज 2020 जो है, इट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पोस्टपोन द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट. तो रेज 2020 जो था वो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट होने वाला था कंट्री में, जो कि अक्टूबर 2020 में होगा अब, ठीक है ना. पहले होने वाला था, अब ये अक्टूबर 2020 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है ना. तो रेज 2020 क्या है? ये पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट है इस कंट्री का, ठीक है ना. रेज 2020 क्या है? इट इज़ द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट ऑफ दिस कंट्री. इसके अलावा नीति आयोग हैज़ एस्टैब्लिश्ड ए कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म. एक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म नीति आयोग ने बनाया, इसका नाम है ऐरावत. ओके, ऐरावत इज़ द नेम ऑफ अ कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय नीति आयोग. तो अगर आपसे यूपीएससी पूछता है कि ऐरावत किसने डेवलप किया है, या ऐरावत न्यूज़ में था रिसेंटली, क्या है, तो ऐरावत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज एसिमुलेशन प्लेटफॉर्म. याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में रिसर्च करना, एनालिटिक्स करना और नॉलेज एसिमुलेट करना इस प्लेटफॉर्म का काम रहेगा. ऑनलाइन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है ऐरावत. किसने बनाया है? नीति आयोग ने बनाया है, ठीक है ना. दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट. इसके अलावा जो थर्ड न्यूज़ है फैक्चुअल, वो है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे. तो मार्च 18
मार्च 18 इज सेलिब्रेटेड एज ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। 18 मार्च जो होती है वो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे की तरह सेलिब्रेट की जाती है। जो रिसाइकलेबल्स है, मतलब कि जो चीज़ रिसाइकल हो जाए, उनको हम सेवन्थ रिसोर्स बोलते हैं। अब उनको सेवन्थ रिसोर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि 6 प्राइमरी रिसोर्स होते हैं, उनके अलावा एक जो सेवन्थ प्राइमरी रिसोर्स है वो आपका रिसाइकलेबल्स को कहा जाता है। तो 6 प्राइमरी रिसोर्स कौन कौन से हैं? तो 6 प्राइमरी रिसोर्स हैं, वो है वाटर, ऑयल, एयर, कोल, नेचुरल गैस एंड मिनरल। याद रखिएगा, दीज आर द 6 प्राइमरी रिसोर्सेज। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है विच ऑफ दीज आर द प्राइमरी रिसोर्सेज। तो वाटर, ऑयल, एयर, कोल, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स, दीज आर द 6 प्राइमरी रिसोर्सेज एंड योर 7th रिसोर्सेज रिसाइकलेबल्स, जो चीज़ रिसाइकल हो जाए। सो these were the factual news items of the day। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। IIT दिल्ली टीम डेवलप्स चीपर कोविड-19 टेस्ट। तो IIT दिल्ली ने एक चीप कोविड-19 का टेस्ट डेवलप किया है। अभी ये टेस्ट पूरी तरीके से अप्लाइड क्यों नहीं, क्योंकि अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है कि क्या ये सही है भी या नहीं। तो इस टेस्ट का नाम है द प्रोब फ्री डिटेक्शन एसे। ओके, प्रोब फ्री डिटेक्शन एसे। अगर आपसे कोई पूछता है यूपीएससी की प्रोब फ्री डिटेक्शन एसे भी रिसेंटली कौन सी बीमारी के लिए था, तो कोरोना वायरस के लिए था, कोविड के लिए था। एंड ये किसने डेवलप किया? IIT दिल्ली ने डेवलप किया है। ओके, एंड इसको अभी कौन चेक कर रहा है? जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर है? पुणे। इस बार क्वेश्चन आने की संभावना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी क्वेश्चन आए। ओके, तो आपको मैं अच्छे से फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के बारे में बता देता हूँ। देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है वो पुणे में है। इट्स एन इंडियन वायरोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड वन ऑफ द ट्रांसलेशनल साइंस सेल पार्ट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR का पार्ट है। वायरोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वायरस के ऊपर रिसर्च होती है। बेसिकली क्या है, कैसे है। पहले इसका नाम था वायरस रिसर्च सेंटर। याद रखा, इसका पहले नाम था वायरस रिसर्च सेंटर। जब बना था तो ये बना था रॉकफेलर फाउंडेशन के कोलैबोरेशन के साथ। ओके, रॉकफेलर फाउंडेशन, फेलर फाउंडेशन याद रखना, रॉकफेलर फाउंडेशन का नाम याद रखना, इसके कोलैबोरेशन से ये बना था। ठीक है ना। इट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज WHO H5 रेफरेंस लेबोरेटरी फॉर साउथ एशिया रीजन। तो साउथ एशिया रीजन के लिए WHO की H5 रेफरेंस लेबोरेटरी भी आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ही है। जब बना था तो क्या नाम था इसका? वायरस रिसर्च सेंटर। वायरस रिसर्च सेंटर यानी कि VRC इसका नाम था। अब याद रखना कि इसका काम बढ़ता गया। वायरस रिसर्च सेंटर जो आया 1952 में बना, पुणे में बना, और ये बना था ICMR प्लस रॉकफेलर प्लस ICMR, इन दोनों ने मिलकर कब बनाया इसको? 1952 में बनाया। तब इसका नाम था क्या? VRC यानी कि वायरस रिसर्च सेंटर। इसका नाम बदला गया 1978 में, जब इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बोला गया। इसका काम बढ़ने के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कह दिया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी आपके कुछ बीमारियों की मॉनिटरिंग सेंटर है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा हो गया, जापानीज इंसेफेलाइटिस हो गया, रोटा वायरस हो गई, मीजल्स हो गया, हेपाटाइटिस हो गया, या कोरोना वायरस हो गया। तो याद रखिएगा, इन्फ्लुएंजा, जापानीज इंसेफेलाइटिस, रोटा, मीजल्स, हेपाटाइटिस एंड कोरोना वायरस, इनके लिए ये आपका नेशनल मॉनिटरिंग सेंटर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि यूपीएससी पूछ सकता है कि किन किन डिसीजेस के लिए ये मॉनिटरिंग सेंटर है। तो इन्फ्लुएंजा, जापानीज इंसेफेलाइटिस, रोटा, मीजल्स, हेपाटाइटिस एंड कोरोना वायरस के लिए है। तो ये बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका नाम बदला गया, VRC से NIV किया गया 1978 में। 1952 में VRC बना था पुणे में अंडर द ऑस्पिस ऑफ ICMR प्लस रॉकफेलर फाउंडेशन। तो इतने फैक्ट्स काफ़ी हैं, अगर आएगा क्वेश्चन तो इन्हीं में से आएगा एंड आप अच्छे से कर पाओगे आंसर, आई होप। सो आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। CAA के बारे में आप सबको पता है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। CAA, तो CAA में ये बोला गया कि 6 बेसिकली कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि हिंदू हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, जैन हो गए, पारसीज हो गए, सिख हो गए, क्रिश्चियन हो गए। दीज 6 कम्युनिटीज़ कमिंग फ्रॉम 3 कंट्रीज़, उनमें से होगी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। ठीक है। कट ऑफ डेट हो गई 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014। कहा गया कि ये 6 कम्युनिटी के लोग अगर इन 3 कंट्री से अगर इस डेट के पहले आ रहे हैं तो फिर उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे एज इलीगल माइग्रेंट। इलीगल माइग्रेंट किसके अंतर्गत? एक था आपका फॉरेनर्स एक्ट 1946 का, एक है आपका पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1920। तो पासपोर्ट एक्ट 1920, फॉरेनर्स एक्ट 1946, दोनों के तहत उनको इलीगल माइग्रेंट घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। इलीगल माइग्रेंट का जो जिक्र है, जो नाम है, वो 2003 के सिटीजनशिप रूल्स में ही आया था। जब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR की बात की गई ना, वो भी 2003 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स में ही की गई है, और वहीं पर आपका इलीगल माइग्रेंट टर्म भी यूज़ किया गया है। तो वहाँ से ही ये सारी चीज़ें उपजी हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स और हैं जिनके बारे में जानना है।
बैंक्स टू प्रोवाइड ओनली एसेंशियल सर्विसेज। तो क्या है, आप सबको पता है कोविड-19 का इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बैंक्स के जो कंडीशन है, मतलब सारी चीज़ें शटडाउन की तरफ जा रही हैं, तो बैंक्स के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर बढ़ रहा है। तो अब वही चीज़ बोली जा रही है कि बैंक्स के लिए क्या होगा कि रिड्यूस्ड टाइमिंग्स रहेंगी एंड ओनली एसेंशियल सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड इन द बैंक्स, क्योंकि बैंक्स खुले रहेंगे। तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने कहा है कि बैंक्स विल प्रोवाइड ओनली एसेंशियल सर्विसेज फ्रॉम मंडे। तो केवल एसेंशियल सर्विसेज मंडे से प्रोवाइड करेंगे। अब एसेंशियल सर्विसेज कौन सी है, जैसे कि कैश डिपॉजिट हो गया, विड्रॉल हो गया, क्लियरिंग चेक हो गए, रेमिटेंसेज हो गए, गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस हो गए। तो ये एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, कैश डिपॉजिट, विड्रॉल, क्लियरिंग चेक्स, रेमिटेंसेज एंड गवर्नमेंट्स, ठीक है ना। तो ये सारी जो सर्विसेज हैं ये आपके वो रहेंगे। बैंक ब्रांचेस जो रहेंगी 10 से 2 तक ही खुली रहेंगी, 10 से 2 खुली रहेंगी, ठीक है ना। एंड अब आपको पता है कि जो डीसिप बैंक है, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, ये जो है ये इंडिया में 3 हो गए इस समय। एक तो आपका SBI है, डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट बैंक है। दूसरा आपका ICICI है। तीसरा आपका HDFC बैंक है। तो ये 3 जो बैंक है इंडिया के, वो आपके डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, DSIB कहते हैं उनको, ठीक है ना। तो ये जरूर याद रखेंगे, ये 3 बैंक्स DSIB कैटेगरी में आते हैं। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बार बार आ रहा है तो बता देता हूँ कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बना था 26 सितंबर 1946 को, 26 सितंबर 1946 में बना था। इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया ऑपरेटिंग इन इंडिया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जो कि मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग को रिप्रेजेंट करता है इंडिया में। एंड इट्स एसोसिएशन ऑफ इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेस्ड इन मुंबई, ठीक है ना। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ बैंक्स है, इंडियन बैंक्स है एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो कि मुंबई बेस्ड है। 26 सितंबर 1946 में ये बना था, ठीक है ना। पहले इसमें 22 बैंक थे इंडिया में 1946 में। करेंटली इसमें 237 बैंकिंग कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, ठीक है ना। करेंटली रिप्रेजेंट 237 बैंकिंग कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया, ठीक है ना। इट वाज फॉर्म्ड फॉर डेवलपमेंट, कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंडियन बैंकिंग के डेवलपमेंट के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं एडिटोरियल में। तो एडिटोरियल में द पेरिल्स ऑफ ऑल लॉकडाउन डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। एंड यहाँ पे क्यों बेसिकली कहा जा रहा है कि क्यों ये आर्टिकल में क्या था, इस आर्टिकल में बेसिकली ये था कि शटडाउन जो किया गया उसके अगेंस्ट इन्होंने जीन ड्रेज ने लिखा, इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कहा कि अगर घर पे रहेंगे तो पुअर लोग क्या करेंगे। सिंपल सी बात यह है कि जो पुअर लोग हैं, जो डेली वेज में वर्कर्स में काम करते हैं, उनके लिए क्या करना है। एक तो स्लो डाउन चल रहा है, ठीक है ना। माइग्रेंट वर्कर्स जो है, स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, ये सब जो हैं ये आपके और इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। तो इनका क्या होता है, बेसिकली ये काम करते हैं आपके डेली वेजेस में, ये काम करते हैं आपके छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में। अब क्या है, ग्लोबली जो इंडिया का स्टेटस है वो स्लो डाउन की तरफ जा रहा है। पता है आपको कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो चुका है। इस कारण से इनके लिए जीन ड्रेज ने टर्म यूज़ किया, वो ये यूज़ किया है कि दे आर बेसिकली फेसिंग द इकोनॉमिक सुनामी एंड दिस हैज फोर्स्ड देम, दीज वर्कर्स टू रश होम। कुछ को पेमेंट मिली है, कुछ को नहीं मिली है, कुछ लोग को डेली काम नहीं मिल रहा है। दूसरा कि जो स्कीम्स हैं जैसे कि PDS सिस्टम है, पेंशन है, आपका मनरेगा है, दीज आर द थिंग्स विच आर गेटिंग हिट बाय दिस। जो अभी का बेसिकली आपका कोविड-19 उस कारण से ये सर्विसेज भी हिट हो रही हैं, चाहे कि मनरेगा ले लो, चाहे आप PDS सिस्टम ले लो, सब दुकानें तो बंद ही रखी जाएंगी ना। तो कोविड-19 है, लेकिन क्या गरीब खाना खाना छोड़ देगा? क्या गरीब अपना काम करना छोड़ देगा? और अगर आप इस तरह से लॉकडाउन रखोगे, हो सकता है कल को और लॉकडाउन रहे, तो क्या ये गरीब क्या करेगा? ओके, बेसिकली जीन ड्रेज का कहना ये है। ओके, तो फॉर दैट रीजन ही इज सेइंग दैट दे नीड इनकम सपोर्ट एंड एसेंशियल सर्विसेज। दो चीज़ों उन्होंने सजेस्ट की कि एक तो उनका इनकम सपोर्ट या तो आप दो, या तो आप उनको कुछ इस तरह से पैसे दो जो कि जिसका वो यूज़ कर सकें। तो ये सजेशन है, कोई गलत सजेशन भी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि लोग घर पे भी बैठें और चाहते हो कि वो मतलब खाना खाएं, क्योंकि अगर आप महामारी से नहीं मरोगे तो आप भुखमरी से मर जाओगे। तो गरीब व्यक्ति के साथ तो दो दिन समस्या है, तो या तो वो बीमारी से मरे या भुखमरी से मरे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। तो उन दोनों चीज़ों को अगर हमको रोकना है तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन भी ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से उनको एसेंशियल इनकम भी प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो अपनी एसेंशियल सर्विसेज को प्राप्त कर सके, ठीक है ना। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच जीन ड्रेज मेंशन। पूरा डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी, मैंने पूरा आपको बता दिया उसका जस्ट क्या था। ओके, एंड
तो ये जो दूसरा आर्टिकल है ये हम डिस्कस करेंगे, पिकिंग अप द क्वांटम टेक्नोलॉजी बेट इन। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली बजट में इस बार अनाउंसमेंट किया गया था दैट कि जो क्वांटम टेक्नोलॉजी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं कि 8,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस में, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन में। तो ऑथर ने अब लिखा है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है, बेसिकली किस तरीके से यूज़फुल है और क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं जो इंडिया फेस कर रहा है, इन सब के बारे में ऑथर ने लिखा है यहाँ पे। सबसे पहला कि बजट में अनाउंसमेंट किया गया कि 8,000 करोड़ नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस में दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी एंड इट डिस्क्राइब्स नेचर इन द स्मॉल। बेसिकली क्वांटम का मतलब क्या होता है, बहुत छोटे लेवल पे बेसिकली जब हम इन द स्केल ऑफ एटम्स एंड एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बेसिस में उनका यूज़ करके कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो वो आपके क्वांटम कहलाता है, ठीक है ना। ये जो क्वांटम है, बेसिकली क्वांटम आपका वही होता है कि बहुत जब छोटे स्मॉल पे हम काम करते हैं एट द लेवल ऑफ वेरी स्मॉल, तो वो आपका क्वांटम कहलाता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसमें जो इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है लेकिन मैं उसको पहले बता रहा हूँ क्योंकि तो आपको पता रहे, नॉलेज रहे। जैसे मान लो क्वांटम के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनको कहते हैं क्यूबिट्स, क्यूबिट्स कहलाते हैं या क्वांटम बिट्स कहलाते हैं। जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो एक साथ मर्ज होकर आपको एक उसके देते हैं, तो जो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं क्वांटम के वो आपके क्वांटम बिट्स कहलाते हैं या फिर उनको क्यूबिट्स भी कहा जाता है, क्यूबिट्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि हम बात कर लेते हैं आगे यहाँ पे। अब इनका बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग फ्यूचर बताया जा रहा है, क्यों? क्योंकि इनका यूज़ कहाँ कहाँ है। सबसे पहले इनका यूज़ है कंप्यूटिंग में, पावरफुल कंप्यूटर, सुपर पावर कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स डेवलप करने में क्वांटम का यूज़ किया जाता है, क्वांटम फिजिक्स का यूज़ किया जाता है, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो सुपर कंप्यूटिंग में आपको यूज़ पड़ेगा। दूसरी चीज़ की और क्या यूज़ है, फॉर द क्रिएशन ऑफ नोवेल मटेरियल्स, फॉर द क्रिएशन ऑफ नोवेल मटेरियल्स, ये दूसरा इसका यूज़ है। तीसरा है इन्हेंस्ड मीटरोलॉजी, तो इन्हेंस्ड मीटरोलॉजी में इसका यूज़ पड़ेगा। चौथा है सिक्योर कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो ये 4 यूजेस लिखे हैं ऑथर ने, आप ये 4 यूजेस दिमाग में बिठा के रखिए। मेंस आंसर राइटिंग में आपको बहुत यूज़ आने वाला है, या फिर डायरेक्टली अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सा यूज़ है क्वांटम का, तो आप उसमें डाल सकते हैं। पहला आपका क्या है, सुपर कंप्यूटिंग या कंप्यूटिंग प्रोसेस के लिए। दूसरा का आपका क्या यूज़ था, दूसरा यूज़ है आपका क्रिएशन ऑफ नोवेल मटेरियल्स, तो ये याद रखेगा क्रिएशन ऑफ नोवेल मटेरियल्स भी किया जा सकता है। तो यूपीएससी जब ऐसे देगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि लगेगा क्वांटम का क्या योगदान है नोवेल मटेरियल्स बनाने में, बट है, ठीक है ना। तीसरा है क्या आपका इन्हेंस्ड मीटरोलॉजी, ओके, तो इन्हेंस्ड मीटरोलॉजी, तो इन्हेंस्ड मेट्रोलॉजी में इसका यूज़ होता है। चौथा है सिक्योर कम्युनिकेशन, सिक्योर्ड कम्युनिकेशन, तो सिक्योर्ड कम्युनिकेशन चौथा इसका यूज़ है। अभी अगर आप देखो तो चाइना ने रिसेंटली एक सिक्योर कम्युनिकेशन क्वेस्ट सिस्टम बनाया था, ओके। तो अगर आपको पूछना हो तो ये क्वेस्ट सिस्टम जो था वो चाइना का था, ठीक है। तो क्वेस्ट याद रखना चाइना का सिस्टम था जो कि अभी रिसेंटली उन्होंने डेवलप किया था। क्वांटम कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन टेरेस्ट्रियल स्टेशन एंड सैटेलाइट्स और कम्युनिकेशन स्टेशन के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना था, सिक्योर्ड कम्युनिकेशन, उसके लिए उन्होंने डेवलप किया था चाइना ने। इसके बाद अगर हम देखो कि क्या क्या इनमें चैलेंजेस आते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो इसके क्यूबिट्स हैं वो काफ़ी अनकंट्रोलेबल हो सकते हैं, और अगर आपने सही से ध्यान नहीं दिया तो दे कैन लूज देयर क्वांटमनेस, जो उनके अंदर की क्वांटमनेस है, क्वांटमता यानी कि उनके अंदर की जो है, तो वो उसको लूज कर देते हैं अगर उनको प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया गया तो, ठीक है ना। एंड दूसरा है केयरफुल चॉइस ऑफ मटेरियल्स, जो मटेरियल्स के चॉइस है बहुत केयरफुल होना चाहिए। डिज़ाइन इंजीनियरिंग काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये सारे इसके जो बेसिकली आपको कहना चाहिए स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं कि ये कुछ चीज़ें हैं। दूसरा आपको काफ़ी पावरफुल एल्गोरिदम्स एंड एप्लीकेशंस बनाने पड़ते हैं, अगर क्वांटम कंप्यूटर्स का यूज़ करना है तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पावरफुल कंप्यूटर्स का यूज़ एल्गोरिदम्स बनाने पड़ते हैं। तो और इंडिया में क्या चैलेंजेस हैं ये हम देख लेते हैं। इंडिया में अगर आप चैलेंजेस देखो तो सफिशिएंट रिसोर्सेज ही नहीं है हमारे पास क्वालिटी मैन पावर नहीं है, स्किल्ड मैन पावर नहीं है। देन टाइम लाइननेस, हमारे यहाँ टाइम लाइननेस ही नहीं है, क्योंकि आप कोई चीज़ मतलब बोलते हो अभी कर लोगे लेकिन होती नहीं है, 10 साल 15 साल 20 साल कोई टाइम की वो नहीं है। देन फ्लेक्सिबिलिटी ये भी नहीं है। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस जो कि इंडिया फेस कर रहा है, अगर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंडिया में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है वो होम टू इंडियाज फर्स्ट सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटिंग लैब है। इंडिया की पहली सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटिंग लैब कौन सी है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी कि TIFR। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये भी। अगला जो ट्यूटोरियल हम डिस्कस करेंगे नॉट एन अनफेटर्ड राइट। अब ये बात चल रही है, अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि CAA को लेकर के यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स की मिशेल बैशले ने कहा था कि वो एमिकस क्यूरी की तरह
इंडिया में आना चाहती हैं रिगार्डिंग द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसकी सुनवाई के लिए, उसकी पिटीशन के लिए मिशेल बैशले ने कहा था कि वो एमिकस क्यूरी की तरह आएंगे। एमिकस क्यूरी क्या होता है, ये जो लिखा है एमिकस क्यूरी क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति, जैसे दो पार्टीज के बीच में केस चल रहा है, दो पार्टीज के बीच में केस चल रहा है एक्स और वाई, एमिकस क्यूरी ये तीसरा बंदा होगा जो कि इन दोनों पार्टीज का इंडिपेंडेंट होगा, जिसको कोई मतलब नहीं है इस केस से, लेकिन वो क्या करेगा, अपने इनपुट्स देगा जुडिशरी को, वो अपने इनपुट्स जुडिशरी को सजेशन देने के लिए रखता है। तो मिशेल बैशले बोल रही कि वो सुप्रीम कोर्ट को सजेशन देंगी इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स के कन्वेंशन है उनके रिगार्डिंग कि किस तरीके से उनको डिसाइड करना चाहिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर, ठीक है ना। तो ये एमिकस क्यूरी का काम होता है। अब यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि क्या ये जो इंडिया क्यों मना कर रहा है, इंडिया मना इसलिए कर रहा है क्योंकि इंडिया कहता है कि हमारा सॉवरेन राइट है, इंडिया कहता है कि यह हमारा सॉवरेन राइट है, यानी कि यह हमारा अधिकार है कि हम अपने मैटर्स को खुद डिसाइड करें, दूसरे की कोई पार्टी क्यों आकर के हमको बताएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो एप्लीकेशन उन्होंने दी है ये वॉलंटरी एप्लीकेशन है रादर दैन इन्विटेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। तो ये वॉलंटरी उन्होंने खुद बोला है, हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दी। दूसरा, शी एक्सेप्ट्स दैट इंडिया इज अ स्टेट पार्टी एंड सिग्नेटरी to various international conventions including the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights which contain important non-discrimination clauses। तो ये उनका कहना है मिशेल बैशले का कि इंडिया जो है बहुत सारे कोवेनेंट्स का, इंटरनेशनल कोवेनेंट्स का पार्टी है और इंडिया ऑब्लाइज करना चाहिए इंटरनेशनल लॉ के थ्रू, इसलिए वो आएंगे इंटरनेशनल लॉ बताने के लिए, ठीक है ना। ये दो चीज़ें मिशेल बैशले ने बोली हैं। अब देखो होता क्या है कि हम बोल रहे हैं कि ये हमारा सॉवरेन राइट है कि हम खुद डिसाइड करें, कोई और नहीं करेगा, लेकिन अगर हम आर्टिकल 51C देखें, अपना जो खुद का हमारा आर्टिकल 51C है, हम क्या बोलते हैं कि नो वन कैन क्लेम एक्सक्लूसिविटी ओवर सॉवरेनिटी, ओके, नो वन कैन क्लेम एक्सक्लूसिविटी ओवर सॉवरेनिटी। हमारा जो आर्टिकल 51C है वो ये कहता है कि वी शुड फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज, फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज, ये हमारा आर्टिकल 51C कहता है कि इंटरनेशनल लॉज को रिस्पेक्ट करें और इस कारण से हमको इंटरनेशनल लॉज पता होने चाहिए, और अगर पता करने हैं तो आपको एमिकस क्यूरी को बुलाना पड़ेगा, एटलीस्ट उनका सजेशन ले ही सकते हैं आप, उनका एक्सपर्टीज नॉलेज मिलेगा। पढ़ना और एक एक्सपीरियंस आदमी को लेना इंपॉर्टेंट होता है, दोनों डिफरेंट चीज़ होती है। According to the International Commission on Intervention and State Sovereignty, national political authorities are responsible to the citizens internally and to the international community through the UN। तो सबसे पहली बात इंटरनेशनल कमीशन ऑन इंटरवेंशन एंड स्टेट सॉवरेनिटी ये कहता है, इंटरनेशनल कमीशन ऑन इंटरवेंशन एंड स्टेट सॉवरेनिटी ये कहता है कि जो पार्टीज़ हैं, नेशनल पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ हैं, वो अपने इंटरनल सिटीजन्स के लिए तो रिस्पॉन्सिबल हैं ही, लेकिन वो यूएन के थ्रू कम्युनिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए राइट टू सॉवरेनिटी जो है वो ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड एब्सोल्यूट राइट है, आप इसको क्लेम करके कोई इसकी दूसरी पार्टी को इन्वॉल्व नहीं होने दोगे। यही इस आर्टिकल में बताया गया कि आप इस तरीके से क्लेम नहीं कर सकते हो कि हमारा अल्टीमेट राइट है और हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे डिस्कस की गई थी इस आर्टिकल में। तो यही ऑथर ने लास्ट में बोला कि ऑथर होप कर रहा है, होपफुल है कि एमिकस क्यूरी को अलाउ करेगा सुप्रीम कोर्ट और उनके सजेशंस जरूर लेगा, ठीक है ना। ATF प्राइस कट पेट्रोल डीजल अनचेंज। तो ATF यानी कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल, उसका प्राइस कट किया गया है। इसको अवटर भी कहा जाता है, एवीटर भी तो इसको एवीटर भी कहा जाता है। एवीटर यानी कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इट्स अ टाइप ऑफ एविएशन फ्यूल डिजाइन फॉर यूज इन एयरक्राफ्ट पावर्ड बाय गैस टर्बाइन इंजन, ओके। तो जेट फ्यूल या एविएशन टर्बाइन फ्यूल या अवटर जो होता है ये फ्यूल होता है विच इज स्पेशली डिजाइन फॉर द एयरक्राफ्ट पावर्ड बाय गैस टर्बाइन इंजन, और कलरलेस होता है, इट्स कलरलेस एंड स्ट्रॉ कलर्ड इन अपीयरेंस, ओके। कलरलेस होता है एंड कलरलेस टू स्ट्रॉ कलर्ड होता है, कलरलेस टू स्ट्रॉ कलर्ड होता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा। एविएशन टर्बाइन फ्यूल आपका नॉर्मल फ्यूल से अलग होता है। आइसोलेशन इज इंडियाज बेस्ट वेपन, ये ICMR का कहना है कि आइसोलेशन ही इंडिया का बेस्ट वेपन है। ICMR के बारे में आप सबको पता है, वैसे इंडिया की एपेक्स साइंटिफिक बॉडी है फॉर द फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च। इसके अलावा 1911 में बनी थी। जब ये बनी थी तब इसका नाम था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन यानी कि IRFA, एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज इन द वर्ल्ड। ICMR वर्क करता है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है एंड गवर्निंग बॉडी इज प्रिसाइडेड ओवर बाय हेल्थ मिनिस्टर, याद रखिएगा। इट इज़ असिस्टेड इन साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैटर्स बाय साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड, एंड गवर्निंग बॉडी जो है इसकी उसको प्रिसाइड करता है कौन, हेल्थ मिनिस्टर। तो ये भी आप फैक्ट याद रख सकते हैं। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स विच यू शुड रिमेंबर फ्रॉम दिस न्यूज़ आइटम। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या है क्या। तो दैट इज़ इट फॉर द डे। एक बार आंसर्स मैं जो बता सकता हूँ आपको बता देता हूँ। आंसर्स मैंने खुद ने भी नहीं देखे हैं तो मैं आपको आंसर्स एक बार बता देता हूँ।
ओके तो पहला क्वेश्चन पूछा था नेशनल इनकम डज नॉट इंक्लूड, इसका आंसर होगा आपका अर्निंग ऑफ स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स। तो शेयर की जो अर्निंग रहती है वो इंक्लूड नहीं की जाती है। कुडियट्टम पूछा था कहाँ का है, तो केरला का है कुडियट्टम, तो ये याद रखिए। कलवेलिया कहाँ का है, राजस्थान का है। जोरवे कल्चर कहाँ का है, तो वो महाराष्ट्र का है। एंड आपका पूछा था मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो डेवलप साइंटिफिक टेम्पर है, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी है, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्टेड टाइटल्स है, वोट इन पब्लिक इलेक्शंस ये नहीं है। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।